कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। उसके बैठते ही बाकी सब भी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वो लड़की मीटिंग शुरू करने का इशारा करती है। मेन आर्किटेक्चर उठकर सामने लगे प्रोजेक्ट की तरफ जाते हुए प्रोजेक्ट शुरू करता है। सामने स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत बिल्डिंग के डिज़ाइन दिखाई जाने लगती है। आर्किटेक्चर बारीकी से सारी चीज़ समझ रहा था। उसके बाद अकाउंट भी अपने बजट की सारी डिटेल सबके सामने रखता है। वो लड़की सभी पॉइंट देखती हुई कुछ करेक्शन करती है, फिर अकाउंटेंट से बजट थोड़ा और बढ़ाने को कहती है। मैनेजर बोला, लेकिन मैम, यदि इतनी बजट में काम हो जाता है तो फिर बजट बढ़ाने से कहीं क्लाइंट हमारे डील से इनकार ना कर दे। वो लड़की बोली, जो कहा है उस पर काम कीजिए, बाकी मैं देख लूँगी। वैसे अभी ये प्रोजेक्ट हमें मिला नहीं है। 1 महीने बाद मुंबई में मेहरा कंपनी घोषणा करेगी कि प्रोजेक्ट किसे मिला है। तब तक के लिए आप लोग अपनी सारी मेहनत इस पर लगा दें। तभी एक आर्किटेक्चर लड़की उठकर, मैम, सारी चीज़ तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन यदि एक बार हम लोकेशन पर जाकर वहाँ की मिट्टी, वहाँ का वातावरण देख लें तो फिर हम अपना बेस्ट दे पाएंगे। वो लड़की बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा मिस गरिमा, मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। इसके लिए मैंने आपके और मिस्टर विवान को साथ हमारे अकाउंटेंट जतिन को मुंबई जाने का इंतज़ाम किया है। आप कल ही वहाँ जाकर सारी चीज़ों को देखिए। फिर वो विवान को उन तीनों का टिकट और रहने का सारा अरेंजमेंट करने को कह मीटिंग रूम से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। मेन आर्किटेक्चर साहिल बोला, बाप रे, मैम का ऑरा अपने नाम की तरह है। सच में शिवांगी कपूर भगवान शिव का ही हिस्सा हैं। गरिमा मुस्कुराते हुए, वैसे मैम ने कभी किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, लेकिन उनकी नॉर्मल आवाज़ में भी एक अलग ही रुतबा है। अकाउंटेंट जतिन बोला, तुम लोग तो उनके हम उम्र हो, मैं तो सबसे सीनियर हूँ, फिर भी उनसे डर लगता है, लेकिन डर से ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने एक नीलाम होती कंपनी को 4 साल में फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया है। विवान बोला, जतिन भाई, कभी कभी विश्वास नहीं होता कि जब मैम में इतनी काबिलियत थी तो फिर ये कंपनी नीलाम कैसे हुई थी। जतिन जी बोले, अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं है हमारे पास, लेकिन लंच टाइम में तुम लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए इतना जान लो कि मैम से पहले ये कंपनी उद्भव सिंह की थी। उनके दुश्मनों ने जानबूझकर उनके साथ धोखा किया और ये कंपनी नीलाम हो गई थी। उस समय तक किसी को मालूम नहीं था कि उनकी एक बेटी भी है। चलो अब जल्दी से अपने अपने काम पर लग जाओ, नहीं तो मैम आज ही सबको जॉब से निकाल देंगी। ये सुनते ही सभी दौड़ते भागते मीटिंग हॉल से बाहर आकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। वो लड़की शिवांगी कपूर अपने केबिन में आकर पूरी मेहनत से फिर अपने काम में जुट जाती है। काम करते हुए उसे लंच का भी होश नहीं रहता, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आने लगता है। जैसे ही वो कॉल देखती है उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। मोबाइल पर डैड कॉलिंग लिखा हुआ था। जैसे ही वो कॉल उठाती है उधर से एक बेहद ही प्यारी आवाज़ गूंज उठती है, अपनी टूटी फूटी आवाज़ में, जान, आपने खाना खाया? शिवांगी सुकून से अपनी आंखें बंद कर, अभी नहीं, बस खाने ही जा रही थी। आप बताइए, आपने लंच किया? उधर से आवाज़ आई, हाँ, और मैंने दूध भी पी लिया। शिवांगी बोली, गुड बॉय। अच्छा, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है, मैं जल्दी ही घर आती हूँ। उधर से फिर आवाज़ आती है, ओके बाय। शिवांगी फ़ोन रखने के बाद प्यून से लंच लाने को कहती है, फिर मोबाइल की स्क्रीन को देखते हुए कहीं खो सी जाती है। चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ साफ दिखने लगती है, लेकिन आंखों में आंसू के आने से पहले ही वो अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे जितना आंसू बहाना था मैंने बहा लिया। अब आंसू तुम लोगों को बहाना है, इंतज़ार करो मेरा। हर एक को खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी शिवांगी कपूर नहीं। बहुत गुरूर है ना तुम लोगों को अपनी दौलत का। जल्दी ही उन सारे गुरूर को मैं अपने पैरों तले रख दूंगी। अभी वो इन बातों को सोच ही रही थी, तभी दरवाज़ा नॉक होता है। शिवांगी खुद को नॉर्मल करते हुए, कमिंग। प्यून आकर टेबल पर लंच लगा देता है। शिवांगी जल्दी जल्दी लंच करके फिर से अपने काम में जुट जाती है। बाहर कैंटीन में लगभग सभी एम्प्लॉय जतिन जी को घेर कर बैठे हुए थे। जतिन जी इरिटेट होते हुए, तुम लोग मुझे मरवाओगे। अगर मैम को पता चला कि हम लोग यहाँ पर उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सीधे सूली पर टांग देंगी। गरिमा बोली,
सर आप बेकार में ही डर रहे हैं, अभी लंच टाइम है, आप जल्दी से बताइए ना। मुझे तो ये जानने की जल्दी है कि जब कंपनी उद्भव सिंह की थी तो उनकी बेटी का नाम शिवांगी कपूर कैसे हो सकता है। जतिन बोला, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन शायद ऐसा इसलिए हो कि मैम ने शादी कर ली हो। सभी एक साथ चौंकते हुए, वाट, ये कैसे हो सकता है। साहिल बोला, जतिन भाई अगर ऐसा होता तो मैम के पति कहाँ हैं, हम लोगों ने तो ना ही उन्हें कभी देखा है ना नाम सुना है। जतिन बोला, अरे तो मैं कौन सा पूरा पक्का कह रहा हूँ, मुझे भी केवल शक है, बाकी मैं नहीं जानता कि मैम अपना सरनेम कपूर क्यों लगाती हैं। विवान बोला, अच्छा ये छोड़िए, ये बताइए कि आखिर 4 साल पहले हुआ क्या था। जतिन बोला, मैं लगभग 15 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी बहुत ही अच्छी चल रही थी। उद्भव सर भी बहुत ही नेक इंसान है, लेकिन उनकी उन्नति दुश्मनों की आंखों में कांटा बनती जा रही थी। इसलिए उन्होंने अपने कुछ आदमी इस कंपनी में भेजकर बहुत सारे डेटा और प्रोजेक्ट चुरा लिए। इस कारण कंपनी घाटे में जाने लगी। उद्भव सर लाख कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो पा रहा था। मार्केट से उन्होंने बहुत से पैसे उठाए थे, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा न होने की वजह से बहुत सारा कर्ज चढ़ गया। तब तक मैम के बारे में किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि हम सभी यही जानते थे कि उद्भव सर की कोई संतान नहीं है। उनके घर में बस उनकी वाइफ थी, लेकिन जैसे ही उन्हें इन सब की खबर हुई वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और बीमार पड़ गई। उद्भव सर बहुत ही परेशान हो गए थे, पत्नी की बीमारी और इधर लगातार इन्वेस्टर का अपना पैसा मांगना, कंपनी का घाटे में जाना, अब वो भी लगभग हार मान गए थे। इसलिए उन्होंने उनके पास जितनी भी संपत्ति थी उसे बेचकर इन्वेस्टर के रुपए चुकाए। अब उनके पास केवल ये कंपनी और उनका घर बचा हुआ था। सब रुपए तो चुका दिए गए थे, लेकिन फिर भी बैंक से जो लोन लिया था वो बाकी रह गया। सरकार ने अल्टीमेटम दिया, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। इस समय उनकी पत्नी की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई, शायद उनकी किडनी फेल हो गई थी। किसी ने बताया कि जयपुर के बड़े से अस्पताल में एक बार उन्हें दिखा लें। उन्होंने किसी तरह अपने कुछ रुपए लेकर वहां के अस्पताल में गए। तब तक यहाँ सरकार ने उनकी कंपनी और घर को नीलाम करने का ऑर्डर दे दिया। 1 हफ्ते में नीलामी होने वाली थी। हम लोग तो दूसरी जॉब भी तलाशने लगे थे। वैसे भी लगभग 6 महीने से हम लोगों को सैलरी भी सही से नहीं मिल रही थी। नीलामी के दिन उद्भव सर यहाँ आए और उनके साथ ही आई थी उनकी बेटी शिवांगी कपूर। फिर कैसे क्या हुआ ये तो हमें भी नहीं मालूम। नीलामी भी हुई, लेकिन फिर महीने दिन के अंदर ही फिर से उन्होंने अपनी कंपनी और घर हासिल कर लिया। इन सब के बीच हमें ये पता लगा कि उनकी पत्नी जयपुर के अस्पताल में ही दम छोड़ चुकी थी। सब कुछ अब मैम खुद देखने लगी थी। उन्होंने उन सारे गद्दारों का पता लगाया और फिर खुद इंटरव्यू लेकर तुम लोगों को सारी पोस्ट के लिए हायर किया। मेरा तो किसी और कंपनी में सिलेक्शन भी हो गया था। मैं अगले महीने से वहाँ ज्वाइन करने वाला था, क्योंकि मुझे भी लगा था कि जब उद्भव सर अनुभवी होकर भी कुछ नहीं कर सके थे तो ये महज 21 साल की लड़की क्या करेंगी। लेकिन 1 महीने में ही मैम ने जिस तरह कंपनी की काया पलट की, मैं तो उनका फ़ैन बन गया। आज तक तुम लोगों ने किसी भी बॉस को अपने एम्प्लॉई और बॉडीगार्ड के भरोसे कूदते देखा होगा, लेकिन मैम शायद ऐसी पहली लड़की हैं जिन्हें खुद पर भरोसा है। वो अकेले सामने वाले को शिकस्त देने की काबिलियत रखती हैं। अगले 6 महीने में ही उन्होंने अपने सारे दुश्मनों को इस तरह निस्तो नाबूद किया कि फिर उन्होंने कभी सर उठाने की हिम्मत नहीं की। गरिमा बोली, ये तो है, मुझे तो जब मैम ने मेरा इंटरव्यू लिया था मेरी डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी। मैम ने उसी वक्त कहा था उनके ऑफिस में काम में केवल ईमानदारी और मेहनत चाहिए। अगर यह काबिलियत है तो बाकी कमियों की कोई गिनती नहीं है। विवान बोला, शायद इन्हीं हालातों की वजह से मैम इतनी सख्त हो गई हैं। जतिन जी बोले, चलो बहुत सारी बातें हो गई, लंच टाइम भी ख़त्म हो गया, जल्दी से काम पर लग जाओ, वैसे भी कल मुंबई के लिए निकलना है। सभी फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। शाम को शिवांगी भी अपना काम खत्म कर सारे ऑफिस के सिक्योरिटी चेक कर घर के लिए निकल जाती है। शिवांगी जैसे ही ऑफिस से घर आती है, घर पहुंचते ही दरवाजे पर उसके पैरों से एक नन्हा सा वजूद लिपट जाता है। शिवांगी की सारी थकान गायब हो जाती है। वो झुककर उस नन्हे वजूद को अपनी बाहों में उठा लेती है, उसे अपने सीने से लगाते हुए। आज मेरी जान ने क्या क्या किया, ज़्यादा शरारत तो नहीं की। ये सुनते ही वो छोटा सा बच्चा अपना मुंह बनाते हुए, जान मैं शरारत नहीं करता।
शिवांगी मुस्कुराते हुए, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मेरा बच्चा तो केवल नानू को परेशान करता है। तभी उद्भव सिंह की आवाज़ आती है, ये तो मेरे साहबजादे का हक है, इसलिए तुम बीच में मत बोलो। शिवांगी आगे बढ़कर सोफे पर बैठते हुए, डैड, आपके लाड दुलार से ही ये और ज़्यादा बदमाश होता जा रहा है। मेरी सारी बातों की कॉपी करता है। अब तो ये मुझे जान बुलाने लगा है, कोई सुनेगा भी तो क्या कहेगा। उद्भव सिंह बोले, किसी के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें जिस चीज़ में सुकून मिलता है वो करो। शिवांगी मुस्कुराते हुए, ये बात तो है डैड, मुझे भी अपने बच्चे के मुंह से जान सुनकर बेहद अच्छा लगता है। वैसे भी मेरी जान, जिंदगी, सब कुछ अब यही तो है। वो बच्चा अपनी टूटी फूटी आवाज़ में, आप भी मेरी ज़िंदगी हो। शिवांगी उसके गालों को चूमते हुए, थैंक यू मेरा बच्चा, अब चलिए, अब जाकर अपने नानू के साथ खेलिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। उद्भव सिंह बोले, आजा मेरा बच्चा, कहते हुए उसे गोद में ले लेते हैं। मेड बोली, शिवी बाबा, ये दूध फिनिश कीजिए। वो बच्चा थोड़ा गुस्से से, शिवी मेरी मम्मा का नाम है, मेरा नाम शिवाच्छ सिंह है। ये सुनते ही मेड जल्दी से अपनी कान पकड़ते हुए, गलती हो गई बाबा, लेकिन ये दूध जल्दी से फिनिश कीजिए, नहीं तो मेम साहब गुस्सा करेंगे। वो बच्चा शिवांश उद्भव सिंह के सीने में अपना मुंह छिपाते हुए, नानू, मुझे अब और दूध नहीं पीना। उद्भव सिंह मुस्कुराते हुए, मेरे साहबजादे को दूध नहीं पीना, लेकिन अगर आप दूध पीते हो तो हम मम्मा के साथ पार्क घूमने जाएंगे। ये सुनते ही शिवाच्छ जल्दी से उनकी गोद से उतरते हुए दूध का गिलास ले लेता है। कुछ देर बाद शिवांगी फ्रेश होकर नीचे आती है। उद्भव सिंह बोले, शिवी बेटा, जल्दी से नाश्ता करो, हमें अपने साहबजादे के साथ पार्क जाना है। शिवांगी बोली, डैड, आप दोनों चले जाइए, मुझे कुछ ईमेल चेक करने हैं। शिवाच्छ उसकी गोद में चढ़कर गर्दन पकड़कर लटकते हुए, हमें आपके साथ जाना है। शिवांगी अपने बेटे को देखते हुए, अच्छा ठीक है चलिए। चाय पीने के बाद शिवांगी उद्भव सिंह और शिवाच्छ के साथ वहीं थोड़ी दूर पार्क में चली जाती है। शिवाच्छ बच्चों के साथ खेलने लगता है। शिवांगी एक तरफ बैठी हुई अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी। उद्भव सिंह बच्चों के साथ खेल रहे थे। कुछ देर बाद आकर शिवांगी के पास बैठते हुए, मैं तो थक गया। शिवांगी उनकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए, हाँ, क्योंकि आप बुढ़े हो गए हो। उद्भव सिंह बोले, बुढ़ा होगा तेरा बाप, अभी तो मैं जवान हूँ। शिवांगी हंसते हुए, वही तो मैं कह रही हूँ, मेरे बाप आप बुढ़े हो गए हैं। उद्भव सिंह बोले, हे भगवान, कैसी बेटी है, अपने बाप का मजाक उड़ा रही है। अरे मैं अभी चाहूँ तो कितनी लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ जाएंगी, कहते हुए अपने बालों में हाथ घुमाते हैं। शिवांगी बोली, अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन डैड, वो लड़कियां आपको क्या बोलेंगी, अंकल जी या दादू। उद्भव सिंह मुँह फुला लेते हैं। तभी शिवाच्छ अपना मुँह लटकाए शिवांगी की गोद में बैठ जाता है। शिवांगी उसका उदास चेहरा देख, क्या हुआ मेरी जान को, खेल खेल कर थक गया क्या। शिवाच्छ उसके कंधे में अपना मुँह छुपाते हुए, नहीं, मुझे अब निन्नी आ रही है। शिवांगी उसे लेकर उठते हुए, डैड, अब घर चलते हैं। उद्भव सिंह भी हाँ में सिर हिला देते हैं। शिवांगी शिवाच्छ को कंधे पर सुलाए घर लेकर आती है। घर आने तक शिवाच्छ गहरी नींद में सो गया था। शिवांगी बोली, डैड, डिनर में क्या खाएंगे वो बता दीजिए, मैं इसे सुला कर आती हूँ। उद्भव सिंह बोले, परेशान मत हो, तू भी थोड़ा आराम कर लेना, मैं तब तक बता देता हूँ कि डिनर में क्या क्या बनाना है। शिवांगी ऊपर अपने कमरे में आकर शिवाच्छ को सुलाती है। शिवाच्छ को देखते हुए उसके माथे को चूम लेती है, फिर अपने सीने से लगाए आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही सामने एक लड़के का चेहरा मुस्कुराने लगता है। शिवांगी अपनी आंखें खोलते हुए, कभी सोचा नहीं था जिस पर इतना ज़्यादा विश्वास किया, प्यार किया, वही मेरे साथ धोखा करेगा। लेकिन अच्छा हुआ जो तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया, नहीं तो मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भागती रहती। लेकिन शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं वो डरी सहमी शिवांगी नहीं हूँ, अब मैं वो जलती हुई शोला हूँ जिसकी एक चिंगारी ही तुम्हारे पूरे खानदान तक को बर्बाद कर देगी। नीचे हाल में उद्भव सिंह मेट को मेन्यू बताकर अपने कमरे में आ जाते हैं। उनके कमरे में उनकी पत्नी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। उद्भव सिंह उसके सामने खड़े होते हुए, कल्याणी, तुमने तो बीच सफ़र में ही हाथ छोड़ दिया, काश आज तुम होती तो सब कुछ कितना अच्छा लगता। तुम्हें हमेशा अपना बच्चा ना होने का मलाल रहा, और देखो आज हमारे पास शिवांगी के रूप में इतनी प्यारी बेटी है। काश तुम थोड़ा और सब्र रख पाती, काश तुमने और थोड़ा लड़ने की कोशिश की होती,
तो आज अपनी बेटी और नाती के साथ हम दोनों और भी ज़्यादा खुश होते। लेकिन मुझे पता है तुम जहाँ भी होगी अब तुम्हारी आत्मा को तृप्ति मिल रही होगी। जानती हो कल्याणी, अगर हमारी सगी औलाद भी होती तो भी इतना नहीं करती जितना शिवांगी ने किया है। लेकिन देखो ना, उसकी किस्मत तो हमसे भी बुरी निकली। हम दोनों उम्र के कुछ हिस्से तो एक साथ बिताए, लेकिन उसके हिस्से एक लम्हा भी नहीं आया। मैं उसे कैसे किसी और का हाथ थाम लेने को कहूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि इस दिल में बस किसी एक की ही जगह होती है, और वो जगह उसने उस धोखेबाज अच्छान सिंह सूर्यवंशी के नाम कर दिए हैं। मुझे तो उस पर गुस्से से ज़्यादा तरस आता है, और उससे भी ज़्यादा शिवांगी के परिवार पर, जिन्हें भगवान ने शिवांगी के रूप में हीरा दिया था, लेकिन उन्हें उनकी कद्र ही नहीं थी। कल्याणी, तुम तो भगवान के पास हो, उनसे पूछना कि जो मोहब्बत और औलाद के लिए तड़पते हैं उन्हें वो और क्यों तड़पाता है, और जिनको उनकी कोई कद्र नहीं होती उसे माला माल करता है। आखिर क्यों करते हैं ऐसा? क्या मिल जाता है उन्हें ऐसा करके? मुझे आज भी याद है शिवांगी मुझे किस हालत में मिली थी। कहते हुए वो बेड पर बैठ जाते हैं। आंखों के आगे 4 साल पहले के उस भयानक दिन का हर एक लम्हा ताज़ा होने लगता है। 4 साल पहले उद्भव सिंह अपनी पत्नी का इलाज कराने जयपुर गए थे। किस्मत ने सब कुछ छीन लिया था। वो किसी तरह अपनी पत्नी को बचाना चाहते थे, लेकिन शायद ऊपर वाले को ये भी मंजूर नहीं था। 4 दिन जयपुर के अस्पताल में भर्ती रहने के बाद डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनकी दोनों किडनी में इन्फेक्शन हो गया था और कोई डोनर भी नहीं मिल रहा था। आखिर 5वें दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उद्भव सिंह के पास जीने का कोई मतलब नहीं रह गया था। जिंदगी से हारे हुए किसी तरह अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरा करने उसे अपने घर ले जाना चाहते थे। घर तो 2 दिन बाद नीलाम होने वाला था, लेकिन उनकी पत्नी की इच्छा थी कि जहां वो डोली चढ़कर आई थी उनकी अंतिम विदाई भी उसी घर से हो। अस्पताल द्वारा एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दिया गया था। सारी फॉर्मेलिटी पूरा करते हुए वो अपनी पत्नी को लेकर एम्बुलेंस में बैठ गए थे। उनकी सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए अपनी पत्नी के सर को अपनी गोद में लिए सीट के नीचे ही बैठे थे। अभी वे लोग अस्पताल से आधे घंटे की दूरी पर ही निकले थे कि अचानक से एम्बुलेंस बंद पड़ गया। एम्बुलेंस में बस एक ड्राइवर था। वो कितनी बार कोशिश कर चुका था, लेकिन एम्बुलेंस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसलिए वो झुझलाते हुए बाहर निकला। उसने एक बार इंजन चेक किया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। उद्भव सिंह अभी भी चुपचाप अपनी पत्नी के चेहरे को देखते हुए शांति से बैठे थे। तभी ड्राइवर पीछे का दरवाज़ा खोलते हुए, सर, एम्बुलेंस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है। ये सुनते ही उद्भव सिंह, ये कैसे हो सकता है? ऐसी इमरजेंसी गाड़ियों की हमेशा सर्विसिंग होती रहती है, फिर ये प्रॉब्लम कैसे हो गई? ड्राइवर बोला, सर, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने हॉस्पिटल फ़ोन किया है, दूसरा एम्बुलेंस आ रहा है, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उद्भव सिंह के पास भी अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में वो भी चुपचाप इंतज़ार करने लगते हैं। तभी अचानक ऊपर से लुढ़कते हुए कुछ नीचे गिरता है। ये देखकर उद्भव सिंह और ड्राइवर डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान रोड पर जाता है दोनों हैरान हो जाते हैं। ऊपर की ढलान से गिरते हुए सामने सड़क पर अब एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई थी। कुछ देर तक तो ड्राइवर और उद्भव सिंह को कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद उद्भव सिंह डरते हुए उस लड़की की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ड्राइवर भी एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद कर उनके पीछे पीछे आता है। इस वक्त शाम के 6 बज रहे होंगे। पूरी सड़क सुनसान थी। दोनों को थोड़ा डर भी लग रहा था, फिर भी उद्भव सिंह हिम्मत करके उस लड़की के पास बैठते हुए उसे सीधा करते हैं। लड़की के कंधे में चाकू लगा हुआ था। हाथ पैर चेहरे पर भी चोट और खरोच के निशान थे, जो शायद ऊपर से गिरते हुए झाड़ियों और पत्थरों से लग गए थे। उद्भव सिंह उसके नाक के पास अपने हाथ ले जाते हुए उसकी सांसें चेक करते हैं। जैसे ही उन्हें महसूस होता है कि उसकी सांसें चल रही है, वो जल्दी से ड्राइवर को उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाने को कहते हैं। ड्राइवर बोला, सर, अभी दूसरी एम्बुलेंस आने में टाइम है, तब तक पहले इसके जख्मों का फर्स्ट एड कर देते हैं। उद्भव सिंह बोले, तो देख क्या रहे हो, जल्दी से लेकर चलो। वो ड्राइवर की मदद से उस लड़की को उठाकर एम्बुलेंस की सीट पर लेटाते हैं। फिर दोनों मिलकर उसके कंधे की चोट की पट्टी करते हैं। फिर उसके चेहरे और हाथ पैरों की चोट को भी ड्रेसिंग कर देते हैं।
थोड़ी देर में ही दूसरी एम्बुलेंस आ जाता है। उसमें 2 वार्ड बॉय भी थे जिनकी मदद से पहले कल्याणी जी की बॉडी को उस एम्बुलेंस में डाला जाता है। उद्भव सिंह बोले, मुझे घर जाकर अपनी पत्नी का संस्कार भी करना है। मैं इस लड़की को हॉस्पिटल कैसे ले जाऊं? ड्राइवर बोला, सर मेरी मानिए तो आप इन्हें अपने साथ लेकर जाइए। हम लोगों ने इन्हें फर्स्ट एड दे दिया है। ऑक्सीजन मास्क लगाने की वजह से इनकी स्थिति अभी स्थिर है और जिस तरह ये जख्म है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि किसी ने जानबूझकर हमला किया है। इसलिए हो सकता है यहाँ इन पर खतरा हो। आप समझ रहे हैं ना? उद्भव सिंह भी सारी बातें सोचते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं। वैसे भी कुछ देर के लिए स्थिति स्टेबल हो गई थी, इसलिए उस लड़की को भी इस एम्बुलेंस में डालकर वो देहरादून आते हैं। देहरादून पहुँचते हुए सुबह हो गई थी। पहले वो उस लड़की को इस एम्बुलेंस की मदद से वहीं के अस्पताल में भर्ती करते हैं, फिर अपनी पत्नी को लेकर घर आते हैं। आसपास के कुछ लोग आकर कल्याणी जी के दाह संस्कार की तैयारी करते हैं। सभी क्रियाकर्म करते हुए दिन के 11 बज चुके थे। शमशान से आने के बाद जैसे ही वो अपने हॉल के सोफे पर बैठते हैं, वॉचमैन वहां आते हुए, सर घर को खाली करने का ऑर्डर आ चुका है, कल नीलामी होने वाली है। उद्भव सिंह के पास वैसे भी अब कुछ नहीं बचा था। वो अपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट और कुछ पत्नी की यादों को लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। सड़क पर खड़े हुए अपने घर को देख उनकी नज़रें बार बार आंसुओं से धुंधली हो जा रही थी। वो वहीं एक पेड़ के पास बैठते हुए सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करें। तभी उन्हें उस लड़की की याद आती है। वहाँ से वो उस अस्पताल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ जाते ही डॉक्टर बताते हैं कि अभी भी उस लड़की की स्थिति वैसे ही है। शायद वो खुद ही अब जीने की तमन्ना छोड़ चुकी है। उद्भव सिंह यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। डॉक्टर बोले, देखिए अभी तक उनके इलाज के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं भरी गई है, इसलिए जल्दी से उनके फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए, नहीं तो हम लोग भी आगे इलाज नहीं कर पाएंगे। उद्भव सिंह ये सुनकर गुस्से से चिल्लाते हुए, ये कैसा हॉस्पिटल है और कैसे डॉक्टर हैं आप लोग? किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा आप लोगों को पैसों से प्यार है। डॉक्टर बोले, देखिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उद्भव सिंह अब सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि अब उनके पास भी कुछ नहीं बचा था। इसी कश्मकश में वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उनके गले में एक सोने की चैन थी। ये देख वो जल्दी से डॉक्टर से कुछ टाइम लेकर वहीं पास की दुकान में चैन को बेच देते हैं। लाख रुपए की चैन 50,000 में बेचकर वो अस्पताल का बिल चुकता करते हैं। लेकिन आगे का इलाज कैसे होगा? क्या ये लड़की बच पाएगी? आखिर क्या हुआ है इस लड़की के साथ? यही सोचते हुए वो आईसीयू के बाहर के कॉरिडोर में बैठ जाते हैं। वहीं बैठे हुए शाम हो जाती है। अब उन्हें भूख भी लगने लगी थी। पत्नी की याद और इस लड़की की ऐसी हालत, सभी बातें उनके दिमाग में चल रही थी। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हुए, आपके पेशेंट को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुनते ही वो जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की के पास आते हैं। सामने वो लड़की बेड पर लेटी अपनी उदास आंखों से एक टक सीलिंग को घूरे जा रही थी। दरवाजे पर आहट होते ही वो नज़रें घुमाकर देखती है तो एक अजनबी को देखकर वो सोच में पड़ जाती है। तभी डॉक्टर उनके पास आते हुए, यही आपको लेकर अस्पताल आए थे? ये सुन वो लड़की उठने की कोशिश करती है, लेकिन कंधे में जख्म ताज़ा थे जिससे उसकी चीख निकल जाती है। उद्भव सिंह जल्दी से उसके पास आते हुए, बेटा अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा जोर मत दीजिए। डॉक्टर फिर से एक बार चेक करते हुए, अभी तो सब ठीक है, जख्म भी धीरे धीरे भर जाएंगे, खुद का ख्याल रखिए, कहते हुए डॉक्टर बाहर चला जाता है। उद्भव सिंह बोले, बेटा आप कौन हैं और आपकी फैमिली कहाँ है? अगर उनका कोई नंबर है तो मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें बुला देता हूँ। वो लड़की फैमिली का नाम सुनते ही अपनी आंखें बंद करते हुए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे लिए इतना किया यही बहुत है। मैं अपनों के लिए एक बोझ से ज़्यादा कुछ भी नहीं। आपने अनजान होकर भी मेरी जान बचाई, इसका मैं एहसान कभी नहीं उतार सकती। उद्भव सिंह बोले, बेटा ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है, जिसको जितनी मिलती है उतना जीना पड़ता है। अगर ये अपने हाथ में होती तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रहता। अपना सब कुछ खत्म हो जाने के बाद मैं भी खत्म हो जाता। तुम तो अभी इतनी उम्र में भी नहीं आई हो कि ज़िंदगी से नाता टूट जाए। तुमने तो अभी ज़िंदगी को देखना शुरू किया है, अभी पूरी ज़िंदगी तो बाकी है। इस तरह हार मान जाओगी तो ये ज़िंदगी खुद बोझ बन जाएगी। वैसे मेरे पास अब कुछ भी नहीं है जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं।
लेकिन इतनी सी उम्र में तुम मरने की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझे बताओगी? हो सकता है इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। पहले तो तुम अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़की को उद्भव सिंह की बातों में एक अपनापन महसूस हो रहा था जिसके लिए वो हमेशा तरसी थी। वो लड़की बोली, मेरा नाम शिवांगी है, शिवांगी कपूर। उद्भव सिंह बोले, बहुत प्यारा नाम है। अब बताइए मुझे, आपकी ये हालत किसने की? आप अपने परिवार के पास क्यों नहीं जाना चाहती हैं? यह सुनते ही शिवांगी के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। शिवांगी बोली, जब मैं 2 साल की ही थी तभी मेरी जन्म देने वाली माँ की मृत्यु हो गई। उसके बाद घर परिवार समाज और उसके साथ ही मेरे पिता के चोचले शुरू हो गए। 2 साल की बच्ची है, बिन माँ के कैसे रहेगी? अपने लिए नहीं, इस बच्ची के लिए दूसरी शादी कर ले। कितना अजीब है ना अंकल, पूरी दुनिया जानती है कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। हाँ, कभी कभी किसी किसी केस में ये सच नहीं होता, लेकिन 100% में 99% सच यही है। फिर भी लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्हीं बच्चों का हवाला देकर दूसरी शादी कर लेते हैं। कैसी दोगली सोच है उनकी। औरत उन्हें चाहिए होती है। घर के बड़े बुजुर्गों को अपने बेटे की फिर से शादी कराने की खुशी होती है, लेकिन नाम देते हैं कि अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये सुनते ही उद्भव सिंह मुस्कुरा देते हैं। उद्भव सिंह बोले, इतनी सी उम्र में ही लगता है ज़िंदगी का काफ़ी एक्सपीरियंस है। ये सच है बच्चा कि लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के कंधे से बंदूक चलाते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर पाते। आपको पता है मेरी कोई संतान नहीं है। मेरे भी घर परिवार समाज सभी लोग यही बातें करते, तेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? दूसरी शादी कर ली, इतनी धन जायदाद का क्या करेगा? लेकिन मैंने सोचा कि अगर यही कमी मुझ में होती तो क्या यही घर समाज या मैं अपनी पत्नी को दूसरी शादी करने की सलाह देते? अरे सलाह देना तो छोड़ो, अगर मेरी पत्नी ने खुद से भी सोच लिया होता तो तूफान आ जाता। मेरे माँ बाप की वजह से कितनी बार मेरी पत्नी ने भी कहा, लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैं कभी भी ऐसा कदम उठा ही नहीं पाया, और आज जिस स्थिति में हूँ लग रहा है जो हुआ अच्छा ही हुआ, नहीं तो आज मेरे साथ मेरी औलाद भी सड़कों पर भटक रही होती, तब और तकलीफ होती। अभी तो अकेला हूँ, कहीं भी रहकर गुजारा कर लूँगा। शिवांगी उनकी बातें सुन हैरानी से उन्हें देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए, मतलब दुनिया में जो 100% में से 1% लोगों की बात कही थी वो आप है। उद्भव सिंह मुस्कुरा देते हैं। शिवांगी बोली, अभी आपकी पत्नी कहाँ है? उद्भव सिंह अपना सर झुकाते हुए, उन्होंने 20 सफ़र में मेरा हाथ छोड़ दिया। आज सुबह ही दाह संस्कार करके आया हूँ। शिवांगी की आंखें भर आई। सामने खड़ा आदमी सच में इंसान था या कोई फरिश्ता? क्या सच में ऊपर वाले ने अभी भी इस ज़मीन पर फरिश्ते बनाना बंद नहीं किया? इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। शिवांगी धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाकर उनके हाथों पर रखते हुए, वो कहीं नहीं गई हैं, बस उनका जिस्म पंच तत्वों में विलीन हुआ है, लेकिन उनकी रूह आपकी रूह में बसी हुई है। मोहब्बत सामने होने की मोहताज नहीं होती, वो तो बंद आँखों में भी अपने वजूद में महसूस होती है। आप दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी वफ़ाए मोहब्बत निभाई। ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि सबके हिस्से में यह वफ़ाए मोहब्बत नहीं आती। कुछ लोगों के लिए तो ये मोहब्बत केवल एक खेल है, और सबसे बुरी बात क्या है, हम उस खेल का हिस्सा बन जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांधते हुए उसकी मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं। कहते हुए शिवांगी की बातों में दर्द उभर आया था। आंखें फिर से छलकने के लिए तैयार थी। बीती बातें जो उस पर गुजरी थी फिर से याद आ गई थी। उद्भव सिंह अपनी आंखों की नमी पोंछते हुए, बेटा, किसी की वफ़ाए मोहब्बत हमारे साथ नहीं होती, लेकिन हमारी वफ़ाए मोहब्बत हमारे साथ में होती है। अगर हम सच्चे हैं तो उस ऊपर वाले को भी इसका इंसाफ करना ही होता है। हाँ, कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन इंसाफ होता ज़रूर है। शिवांगी बोली, मेरी बातें तो होती रहेगी, लेकिन आप बताइए आपके साथ क्या हुआ है और मैं आपको कहाँ मिली? उद्भव सिंह बोले, बेटा, मेरा नाम उद्भव सिंह है, सिंह इंडस्ट्रीज़ का मालिक। यहाँ देहरादून में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ के गिने चुने बिजनेसमैन में मेरा नाम भी आता है। शिवांगी चौंकते हुए, फाट देहरादून, मतलब मैं भी देहरादून में हूँ? उद्भव सिंह बोले, हाँ बेटा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। औलाद ना होने की वजह से घर वाले हमेशा ताना देते थे, इसलिए मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने अलग घर में आ गया। छोटा सा घर और हमारा फलता फूलता बिजनेस। बहुत खुश थे हम दोनों, लेकिन हमारे अपने ही इसके दुश्मन बन बैठे।
मेरा चचेरा भाई मेरी उन्नति देख देख कर जलने लगा और उसने मेरे कुछ राइवल से हाथ मिला लिया। उनकी वजह से मेरी कंपनी घाटे में जाने लगी। मैं सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ सही नहीं हो पा रहा था, कहते हुए सारी बात बताते हैं। शिवांगी अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए मन ही मन सोचती है, भगवान हमेशा अच्छे लोगों को ही तो इतनी मुश्किल में क्यों डालता है। खैर जानती हूँ कि इसका जवाब नहीं है आपके पास। फिर वह उद्भव सिंह के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए, डैड। ये सुनते ही उद्भव सिंह कुछ खुशी तो कुछ हैरानी भरी नज़रों से शिवांगी को देखते हैं। शिवांगी बोली, मैं आपको डैड कह सकती हूँ। उद्भव सिंह बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन आज खुशी के आंसू उनके गले की आवाज़ को बाहर नहीं आने दे रहे थे। लेकिन उनके मुस्कुराते होठ, आंखों से निकलते आंसू शिवांगी को ये समझाने के लिए काफ़ी थे कि उन्हें डैड कहना बेहद पसंद आया। क्योंकि उद्भव सिंह के लिए डैड एक शब्द नहीं था, बरसों की तमन्ना थी, दिल की कसक थी जो आज पूरी हुई थी। शिवांगी बोली, डैड अब आपकी बेटी आपके साथ है। आपने मेरी ज़िंदगी बचाकर फिर से एक नई ज़िंदगी दी है। अगर ये आपके काम आई तो मुझे बहुत खुशी होगी। जन्म देने वाले माँ बाप का कर्ज हो या ना हो, लेकिन आपका कर्ज मैं इस जन्म में कभी नहीं चुका पाऊंगी। उद्भव सिंह बोले, माँ बाप के लिए बच्चे उनका अनमोल धन होते हैं और वो बच्चों पर कोई कर्ज नहीं चढ़ाते। पता नहीं क्यों ये दुनिया कहती है कि माँ बाप का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानता। माता पिता और बच्चों में कर्ज का नहीं, फर्ज का रिश्ता होना चाहिए। शिवांगी बोली, मैं भी आपकी बातों से सहमत हूँ डैड, और अब आपकी ये बेटी अपना फ़र्ज ज़रूर पूरा करेगी। उद्भव सिंह घबराते हुए, नहीं बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इन सब के बीच में मत पड़ो। वैसे भी अब कल्याणी के ना होने से मुझे भी इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अंतिम समय में तुम मिल गई बेटी के रूप में, अब कोई इच्छा नहीं है। शिवांगी बोली, नहीं डैड, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्मों से नहीं भागना चाहिए। जब तक हम इस धरती पर हैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से करना चाहिए, फल उस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं। उद्भव सिंह बोले, लेकिन बेटा अब कुछ नहीं बचा है, कल ही नीलामी है। शिवांगी कुछ सोचते हुए, आप परेशान मत होइए, बस मुझे ये बताइए कि कंपनी और घर की कीमत क्या होगी। उद्भव सिंह बोले, घर तो ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि मैं केवल अपनी पत्नी के साथ रहता था, इसलिए बड़ा घर कभी लिया नहीं। एक दो फार्म हाउस बनवाया था, वो सब तो बिक गए। घर की कीमत ज़मीन सहित 1 करोड़ होगी और कंपनी की कीमत लगभग 4-5 करोड़। शिवांगी बोली, बैंक का लोन कितना होगा। उद्भव सिंह बोले, लगभग 6 करोड़। शिवांगी सारा हिसाब लगाते हुए, ठीक है डैड, आप एक काम कीजिए, आप कल सुबह नीलामी से पहले अपने उस चचेरे भाई और राइवल्स के यहाँ जाइए और उन्हें इतना उकसाइए कि वो चाहे जो भी हो, जितनी भी कीमत देनी पड़े, लेकिन उस कंपनी और घर को खुद खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। उद्भव सिंह उदासी से, वो लोग तो तैयार ही हैं, आखिर उन्होंने ये सब इसलिए तो किया है। शिवांगी बोली, आप समझ नहीं रहे डैड, मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने बताया कि वो घर लगभग 1 करोड़ का होगा, अगर उस घर की कीमत 3 करोड़ मिले तो। उद्भव सिंह हैरानी से, ऐसा कैसे होगा बेटा, वो लोग तो उस घर को कम से कम कीमत लगाना चाहेंगे ताकि मैं बैंक का लोन भी सही से ना चुका सकूं। शिवांगी बोली, यही बात आपको समझाना चाहती हूँ कि वो लोग आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, बस ज़रूरत है उन्हें सही चोट देने की। आप उन्हें अपनी बातों से ये बताइए कि वो घर और कंपनी खरीदना उनके बस की बात नहीं, आप आज भी उनसे जीत गए हैं। उद्भव सिंह शिवांगी की बात समझते हुए मुस्कुरा देते हैं। उद्भव सिंह बोले, मुझे पता ही नहीं था मेरी इतनी छोटी सी बेटी इतनी समझदारी वाली बातें भी करती है। सच में अब तो मैं भी आपके इंटेलिजेंसी का फ़ैन हो गया हूँ। चलिए अब थोड़ा आराम कीजिए, बहुत बातें हो गई, बाकी बातें कल करेंगे। शिवांगी बोली, डैड इसके पहले इस पेट में भूख लगी है, कुछ खिला दीजिए तब अच्छे से नींद आएगी। उद्भव सिंह बोले, ठीक है, मैं अभी लेकर आया। वो बाहर अस्पताल के कैंटीन से सूप और खिचड़ी लेकर आते हैं। शिवांगी सूप पीती है और खिचड़ी उन्हें खिलाती है। उद्भव सिंह भी इस कमरे में सोफे पर लेट गए। अब उनके मन में भी एक बार फिर से अपने दुश्मनों से लड़ने का जोश जागने लगा था। सारी बातें सोचते हुए दोनों गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह शिवांगी को नाश्ता कराने और दवा देने के बाद वो अपने दुश्मनों से मिलने के लिए निकल गए। शिवांगी भी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसने नर्स को अपने लिए एक अच्छा सा बिजनेस सूट खरीद कर लाने को कहा।
नर्स भी उद्भव सिंह को जानती थी, इसलिए उसने बेझिझक अपने पैसों से एक बिजनेस सूट खरीद कर ला दिया। शिवांगी उसके हेल्प से तैयार हुई। कंधे में अभी भी जख्म ताज़ा था, इसलिए हाथों को पट्टी वाले फोल्डर में डालकर लटकाया गया था। लगभग 2 घंटे बाद उद्भव सिंह आए। शिवांगी को देखकर वो तो हैरान हो गए। इस वक्त शिवांगी बिजनेस सूट पहने सोफे पर बैठी एक परफेक्ट बिजनेस वुमेन लग रही थी। चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। 21 साल की लड़की इस वक्त अपनी नज़रों से ही किसी का कत्ल करने का दम रखती थी। शिवांगी मुस्कुराते हुए, क्या हुआ डैड, काम हुआ या नहीं? उद्भव सिंह उसके सामने सर झुकाते हुए, काम हो गया मैम, अब क्या ऑर्डर हैं? ये सुनते ही शिवांगी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उद्भव सिंह उसके सर पर हाथ फेरते हुए, ऐसे ही हंसते रहिए, बेहद प्यारी लगती हैं आप। ये सुनते ही शिवांगी अपनी नज़रें चुराने लगी। उद्भव सिंह उसके पास बैठते हुए, बेटा कल ही आपने मुझे समझाया था कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, फिर आप इससे मुंह क्यों मोड़ रही हैं? जिस तरह मुझे अपने दुश्मनों से लड़ने का हौसला दिया है, वही हौसला खुद के लिए जगाइए। जिसने भी आपको इस हालत में पहुंचाया है, उसे भी सारी चीज़ सूद समेत लौटाने के काबिल बनाइए। खुद को उस मुकाम तक पहुंचाइए जहां से उन लोगों को आपसे बात करने के लिए भी अपनी नज़रें और सर झुकाकर बात करना पड़े, आपकी आंखों में देखने की हिम्मत तक ना हो। उन्हें बताइए कि प्यार हो या नफ़रत, जब औरत अपने पर आती है तो वो सारी चीज़ें दुगनी करके लौटाती है। शिवांगी बोली, कोशिश करूँगी डैड, लेकिन पहले अपने आज के काम पर फोकस करते हैं। उद्भव सिंह भी सर हिलाकर सहमति देते हैं। फिर वो डॉक्टर से मिलकर शिवांगी का डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाते हैं। सभी इलाज का खर्चा मिलकर 35,000 हुआ था, जिसमें 20,000 कल ही जमा कर चुके थे। बाकी का रुपया भी जमा कराकर 5,000 उस नर्स को देते हैं जिसने शिवांगी के लिए कपड़े लाए थे। फिर वो शिवांगी को लेकर अस्पताल के बाहर आते हैं। उन्होंने शिवांगी के कहे मुताबिक एक लिमुविरियस गाड़ी भाड़े पर ली हुई थी। दोनों उसमें बैठकर अपने घर के लिए निकलते हैं जहां पर नीलामी होने वाली थी। दोनों वहां पहुंचकर गाड़ी में बैठकर वेट करने लगते हैं। नीलामी लगभग 11 बजे शुरू होने वाली थी, अभी 10:30 हो रहे थे। धीरे धीरे देहरादून के लगभग सारे अमीर आदमी वहां पहुंचने लगे थे। सबको अपनी नाक ऊंची करनी थी। आखिर उद्भव सिंह की कंपनी और घर खरीदना अपने आप में ही एक बड़ी बात थी। उद्भव सिंह का चचेरा भाई भी आगे की सीट पर बैठा हुआ था। उसके साथ ही उसके 2 साथी जो उद्भव सिंह के राइवल थे वो भी बैठे हुए थे। सब बेसब्री से नीलामी शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। मीडिया और उद्भव सिंह की कंपनी के कुछ एम्प्लॉय भी वहां मौजूद थे। सरकार की तरफ से चुने हुए आदमी आगे बने स्टेज पर माइक संभालते हुए नीलामी शुरू करने की घोषणा करते हैं। उसी के साथ घर की बोली लगनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग 60 लाख पर आकर रुक गए थे। उसके बाद उद्भव सिंह के चचेरे भाई बिमल सिंह ने 70 लाख पर अपनी बोली लगाई। ऊपर स्टेज पर खड़ा एक आदमी 70 लाख 1, 70 लाख 2 की काउंटिंग करने लगा। तभी पीछे से एक दमदार आवाज़ आई, 2 करोड़, जिसे सुनते ही लगभग सभी लोग बेहोश होते होते बचे। मीडिया की नज़र भी उस तरफ घूम गई। सामने एक 20-21 साल की लड़की खड़ी थी, लेकिन उसकी पर्सनालिटी देख सभी आंख फाड़े उसे देख रहे थे। ऊपर स्टेज पर फिर से 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2 की काउंटिंग शुरू हो गई। तभी बिमल सिंह उद्भव सिंह की तरफ देखते हुए 2.5 करोड़। उद्भव सिंह विक्ट्री स्माइल देते हुए मजाक उड़ाती नज़रों से उसे देख रहे थे। वो लड़की 3.25 करोड़। अब तो लगभग सभी लोग और मीडिया और एक्साइटेड होकर उस लड़की और बिमल सिंह को देख रहे थे। अब उन्हें भी ये देखना था कि ये नीलामी कौन जीतता है। बिमल सिंह का एक साथी बिमल सिंह का हाथ पकड़ते हुए, पागल मत बन, ज़्यादा से ज़्यादा ये घर 1 करोड़ का होगा, हम इतनी कीमत नहीं दे सकते। बिमल सिंह उद्भव सिंह की तरफ देखते हुए, नहीं, बात आज मेरी इज्जत पर आ गई है, वो उद्भव सिंह मुझसे कभी नहीं जीत सकता, कहते हुए खड़ा होकर 3 करोड़। सभी लोग अब उस लड़की की तरफ देख रहे थे। वो लड़की मुस्कुराती हुई अपने हाथ ऊपर कर देती है। इसका मतलब साफ था कि वो अब आगे नहीं बढ़ने वाली थी। बिमल सिंह अपनी जीत पर इतराने लगा। वो लड़की चुपचाप एक खाली सीट पर बैठ गई। सभी लोगों को आश्चर्य भी हो रहा था और उन्हें ये जानने की तलब भी लग रही थी कि ये है कौन। भले उसने ये बाजी अपने हाथों से जाने दी हो, लेकिन फिर भी लोगों की नज़रों में वो चढ़ चुकी थी।
बिमल सिंह स्टेज पर जाकर पेपर साइन करता है। उद्भव सिंह अपने घर के कागज सरकार को पहले ही जमा कर चुके थे, जो वहीं पर मौजूद आदमी के हाथ में था। बिमल सिंह उसके एक हाथ में 3 करोड़ का चेक देते हुए घर का कागज लेकर उद्भव सिंह की तरफ देखते हैं। उद्भव सिंह अभी भी मुस्कुरा रहे थे। ये देख उसके कलेजे पर सांप लौटने लगा। वो नीचे उनके पास आकर, क्या कहा था तुमने सुबह कि ये घर खरीदना मेरे बस की बात नहीं है? देखा, ये तुम्हारे घर के कागज ही है ना? उद्भव सिंह बोले, अभी मेरी कंपनी बाकी है और मुझे पूरी उम्मीद है अब इतना खर्च करने के बाद मेरी कंपनी खरीदने की औकात तेरी नहीं होगी। विमल सिंह बोले, तेरा ये घमंड भी थोड़ी देर में टूट जाएगा। तू मुझसे कभी नहीं जीत सकता, देखता जा। अब वो कंपनी भी मेरी होगी। कहते हुए वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। ऊपर स्टेज पर बैठे आदमी फिर से सिंह इंडस्ट्री की सारी बातें बताते हुए आगे नीलामी शुरू करने की इजाज़त देते हैं। फिर से सभी बिजनेसमैन में होड़ लग गई थी। अब की बार सभी और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। किसी को किसी से कम नहीं दिखना था और देखते ही देखते बिना उस लड़की के कुछ किए कंपनी की कीमत 4.5 करोड़ तक पहुंच गई थी। अब बिमल सिंह फिर से अपनी नाक ऊंची करने के लिए अंतिम बोली लगाता है 5 करोड़। तभी वो लड़की सबको एक नज़र देख खड़े होते हुए 6 करोड़। बिमल सिंह उस लड़की को जलती नज़रों से देखते हुए 7 करोड़। वो लड़की फिर से एक विक्ट्री स्माइल देते हुए वहाँ से पीछे मुड़ जाती है। सभी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। कुछ लोग बिमल सिंह की प्रशंसा कर रहे थे तो कुछ लोगों को अब ये बात साफ साफ समझ में आने लगी थी कि उस लड़की ने बिमल सिंह को फंसाने के लिए इतनी बोली लगाई थी, क्योंकि घर हो या कंपनी, दोनों की कीमत उसकी असली कीमत से ज़्यादा थी। बिमल सिंह के पास अब कोई रास्ता नहीं था। नीलामी खत्म हो गई थी और अब सरकार अपने 6 करोड़ 25 हज़ार का लोन काट कर बाकी पैसे उद्भव सिंह के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब उद्भव सिंह के पास लगभग 4 करोड़ रुपए थे। सभी फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद उद्भव सिंह एक होटल में आते हैं जहां शिवांगी पहले से ही मौजूद थी। उद्भव सिंह शिवांगी को अपने सीने से लगाते हुए, सच में बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। देखा, तुम्हारे आते ही फिर से सब ठीक होने लगा। शिवांगी बोली, अभी सब ठीक हुआ नहीं है डैड। वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। फिर से उन लोगों के मन में कोई ना कोई घटिया प्लान ज़रूर बनेगा। उससे पहले हमें तैयार होना होगा। उद्भव सिंह बोले, जानता हूँ वे लोग मुझे दर दर की ठोकरें खाते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, मुझे अब कोई डर नहीं है। पहले तो हमें एक घर देखना है जहाँ हम दोनों रह सके। तब तक किराए पर कोई घर देखता हूँ। तुम्हारी हालत भी अभी ठीक नहीं है। वैसे क्या चाल चली है, पहले दिन ही उन लोगों को क्लीन बोर्ड कर दिया है। अब कुछ दिन तो मीडिया में तुम ही छाई रहोगी। शिवांगी मुस्कुरा देती है। उद्भव सिंह 1-2 दिन में 2 रूम का एक फ्लैट किराए पर ढूंढ लेते हैं। लेकिन शिवांगी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने उद्भव सिंह को बैंक से सारे रुपए निकालने को कहा। उद्भव सिंह बोले, लेकिन बेटा इतने सारे रुपए घर में रखना सही नहीं होगा। डैड, हम फ्लैट वाले घर में नहीं जाएंगे, आपके अपने वाले घर में जाएंगे। मैं जानती हूँ वहाँ आपकी और कल्याणी माँ की सारी यादें जुड़ी हुई है। आपको उस घर से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी बातें ध्यान से सुनिए। एक वकील को बुलाकर मेरे नाम से पेपर रेडी करवाइए। तब तक मैं जयपुर जाकर अपने आईडी और ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेकर आती हूँ। उद्भव सिंह बोले, लेकिन बेटा अभी आपकी हालत सफ़र करने की नहीं है और आपकी बातें हमें समझ भी नहीं आ रही। शिवांगी बोली, बात यह है कि हमें अब जैसे को तैसा वाला सबक सिखाना है। कहते हुए वो उन्हें सारी बातें समझाती है। उद्भव सिंह बोले, आपका प्लान तो सही है बेटा, लेकिन थोड़ा रिस्क भी है। अगर विमल को ज़रा भी शक हो गया तो फिर हम खाली हाथ हो जाएंगे। शिवांगी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। उद्भव सिंह बोले, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप जयपुर कैसे जाएंगी? कहीं फिर से आपके दुश्मनों ने आपको देख लिया तो? शिवांगी बोली, डैड आज तक तो डर डर कर ही जी रही थी, अब बहादुरी से सबका सामना करना है। लेकिन अभी उसका सही वक्त नहीं आया है। मुझे खुद को और तैयार करना है। आप परेशान मत होइए, मुझे वहाँ कोई पहचान नहीं पाएगा। उसके बाद वो उद्भव सिंह को कुछ बातें समझाते हुए अगली सुबह जयपुर के लिए निकल जाती है। ट्रेन में बैठे उसके दिमाग पर फिर से डर हावी होने लगता है, लेकिन अब वो खुद को बदलना चाहती थी
और इसकी शुरुआत इस डर का सामना करने से ही हो सकता था। रात के 8 बजे जयपुर स्टेशन पर उतरते ही बीते हुए अच्छे बुरे दिन फिर से आंखों के सामने आने लगते हैं। स्टेशन पर वॉशरूम में जाकर कुछ देर रोते हुए अपने दिमाग को शांत करती है। फिर खुद से, नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, भगवान ना करे कभी वो मेरे सामने आए। अब मुझे उसके चेहरे से भी घिन आती है। सोचते हुए अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर करती है। फिर वो एक टैक्सी बुक करके अपने गांव के लिए निकल जाती है। उद्भव सिंह ने कुछ पैसे दिए हुए थे। लगभग 1 घंटे बाद वो अपने घर के बाहर खड़ी थी। अभी रात के 10 बजने वाले थे। घर में जलती हुई लाइट और थोड़ी बहुत होती हलचल से इस बात का पता चल रहा था कि अभी घर के लोग जगे हुए हैं। वैसे भी उसने बचपन से लेकर अब तक सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी थी, इसलिए उसे हर चीज़ का पता था। वो वहीं एक तरफ छुप कर इंतज़ार करने लगती है। कुछ देर बाद वो सब तरफ देखते हुए धीरे से अपने घर में प्रवेश कर जाती है। उसके पापा खाना खाकर हॉल ही में बैठे टीवी देख रहे थे। किचन से सौतेली माँ के बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी। शायद सभी लोग खा चुके थे। वो किचन की साफ सफाई कर रही थी। उसके दोनों सौतेले भाई और सौतेली बहन अपने अपने कमरे में चले गए थे। शिवांगी छुपते हुए गेस्ट रूम में जाकर छुप जाती है। लगभग 12 बजे तक उस घर के साथ आसपास के सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे। गांव होने की वजह से यहाँ रात जल्दी होती थी। पूरा गांव अंधेरे में समाया हुआ था। शिवांगी अपने कमरे में आती है। 6 दिन में ही उसके कमरे की काया पलट हो गई थी। घर में तो किसी के चेहरे से ये भी महसूस नहीं हुआ कि किसी को भी उसके घर में ना होने की चिंता हो। शायद कमरे को रिनोवेट कराया जा रहा था। शिवांगी को समझते देर नहीं लगी कि अभी ये कमरा किसके लिए तैयार किया जा रहा है। हमेशा से ही संजीता को उसका कमरा चाहिए था। शिवांगी अपना सर झटकते हुए अपनी चीज़ ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र एक तरफ पर रखे कार्टून पर जाती है। कार्टून खोलते ही उसकी किताबों और उसकी ज़रूरत चीज़ उसमें दिख जाती है। शिवांगी अपना आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और अपने पढ़ाई की सारी सर्टिफिकेट लेकर फिर से कार्टून पहले की तरह पैक कर देती है। अब उसे इस कमरे से कुछ नहीं चाहिए था। वो धीरे धीरे नीचे आती है। सभी लोग सो रहे थे। वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है। एक नज़र अपने पूरे घर को देखती है। शायद आखिरी बार उस घर को देख रही थी जहाँ उसका पूरा बचपन बीता था, दर्द और जिल्लत सहते हुए। इस वक्त रात के 1 बज चुके थे। उसे डर भी लगने लगा था क्योंकि आज तक वो इतनी रात को कभी बाहर नहीं निकली थी। शुरू से जिस परिवेश में वो पली बढ़ी थी उसके अंदर किसी के सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसे तो किसी अजनबी से बात करने में भी झिझक महसूस होती थी। लेकिन कॉलेज जाने के बाद धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई आ गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि जो उसे मजबूती प्रदान कर रहा है वही एक दिन उसे इतने टुकड़ों में तोड़ेगा कि समेटना मुश्किल हो जाएगा। यही सब सोचते हुए फिर से वो धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रही थी। सड़क पर कहीं कहीं जलती स्ट्रीट लाइट और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। किसी तरह वो अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये सुनसान अंधेरी रात उस पर डर बनकर हावी हो रही थी। अब उसके कदम बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए वो वहीं के एक मंदिर में छुपकर बैठ जाती है। अब उसे सुबह होने का इंतज़ार था। वैसे भी अब घर से थोड़ी दूर तो आ ही गई थी। वही एक कोने में बैठे हुए उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जैसे ही उसे थोड़ी आहट महसूस होती है उसकी नींद खुल जाती है। जब वो देखती है तो मंदिर का पंडित शायद मंदिर की साफ सफाई कर रहा था। वो फिर से अपना चेहरा कवर करके वहाँ से निकल जाता है। अब सुबह के 5 बज गए थे। गांव के लोग भी लगभग उठकर अपने काम में लग गए थे। थोड़ी देर में ही उसे एक ऑटो दिखता है। वो ऑटो लेकर स्टेशन आती है। लगभग 2 घंटे वेट करने के बाद जयपुर के लिए ट्रेन आ जाती है। आज अंतिम बार वो इस शहर को देख रही थी। वो फिर से कभी शहर में ना आने का सोच देहरादून के लिए निकल जाती है। अब उसकी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ था। वो अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। कहानी आगे बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स, तो आप इस कहानी से जुड़े रहिए। आगे बहुत सारे राज से पर्दा उठेगा, जैसे शिवांगी और अच्छांश को अलग करने वाला कौन है। अगर दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं तो इनके बीच में गलतफहमी किसने पैदा की है।
जब कमज़ोर समझने वाले शिवांगी को उसके दुश्मन बिजनेस वुमेन के रूप में देखेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा। शिवांगी अपने दुश्मनों को कैसे दांतों तले चने चबवाएगी, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जिनका जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलेगा, बहुत ही रोमांच और सस्पेंस के साथ। तो कहानी का एक भी एपिसोड बिल्कुल मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।